हेलो फॉर्म सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। हाउ आर यू? प्रांजलि गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिखा, गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप? हमारा चल रहा है अभी यूनिट सेकंड आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। आई एम फाइन मैम। ओके, हम भी अच्छे हैं जी। रचना जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करो, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और अब आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड की हाइपोथेसिस टेस्टिंग करवाना है आपको, और रिसर्च के कुछ एरर्स करवाने हैं आपको, और आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स करवाने हैं रिसर्च के। ये सब ये होगी रिसर्च एप्टीट्यूड की ये कंप्लीट, और फिर हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन यूनिट 4। ठीक है, ओके। तो 3 क्लासेस रहती हैं, और किसी का कोई डाउट तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग। डाउट है किसी का? क्या हो गया? क्वेश्चन नहीं बन पाता है, अच्छा। आप क्लियर इंग्लिश है ना सूर्यकांत जी? आपका हिंदी मीडियम है ना? क्लियर है, सब क्लियर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहो, बन जाएगा। एक बार नहीं बनेगा दूसरी बार तो बन ही जाएगा, दूसरी बार नहीं बनेगा तो दूसरी बार तो बन ही जाएगा। मैम आपकी वीडियो मैंने जस्ट प्लेजरिज्म से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में बनेगा, या फिर आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और लिखा होगा कि अगर आप किसी कंटेंट को कॉपी कर रहे हो, ठीक है, बिना उसको बताए, तो फिर वो क्या होगा? प्लेजरिज्म होगा, फॉल्सिफिकेशन होगा, कि आपका फैब्रिकेशन होगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका हो जाएगा plagiarism। वॉइस क्लियर, ऑडियो क्लियर। क्यों ऑडियो क्लियर है ना? एक मिनट, क्या हो गया ऑडियो? ब्रेक हो रहा है, क्या हो गया ऑडियो? एक मिनट, वेट अ मिनट। अभी बताना, अभी ठीक है? वॉइस ब्रेक हो रही है वॉइस आपकी। ओके, अभी बताओ, अभी ठीक है? हाँ जी। ये क्या हो रहा है? डबल डबल आवाज क्यों आ रही है लैपटॉप में? आवाज आ रही है, ये क्या हो गया? अगर माइक रिमूव कर रहे हैं तो फिर किसी और की आवाज आ रही है। हम्म?
सेटिंग में अभी बताना, अभी क्लियर है क्या वॉइस? कंटिन्यू मैम, ऑडिबल नाउ, ओके ठीक है, अभी ठीक है, ओके ओके ठीक है। ठीक है, करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट। ओके जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है, ठीक है, उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या कोई मुझे बताएगा कि हाइपोथेसिस क्या होता है? क्या कोई मुझे बताएगा कि अभी अभी क्लियर है ना बस? हाँ, अभी ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस? फिर हम स्टार्ट करेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट, एग्जाम में पूछा जाता है, और पेपर 2 ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट है आपका पेपर 2 के लिए भी, कॉमर्स एंड आपका मैनेजमेंट के लिए। गुड इवनिंग मनीषा जी। रिसर्च से पहले कोई टॉपिक सोचना, उस पर परिकल्पना करना, हाँ ठीक है, ठीक है शिखा जी, ओके गुड, ओके। अब हम बात करते हैं, एक होता है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है, और हिंदी में भी पैरामेट्रिक परीक्षण परिभाषा दिया है, और एक होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं कि आपका पैरामेट्रिक या फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, ठीक है, थोड़ी सी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे हम यहाँ पर। पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है, और एक होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब अगर मैं पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करूं तो ये वो टेस्ट होता है ना आपका, जहां पर हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, चीजों को, ओके, और काउंटिंग कर सकते हैं। और जहां पर काउंटिंग की बात आ गई या फिर मैथमेटिकल की बात आ गई, वो क्या हो जाएगा, हमारा क्वांटिटेटिव टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं नॉन पैरामेट्रिक, अभी एग्जांपल भी बताऊंगी, प्लीज बने रहो। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपका वो टेस्ट होता है जहां पर आप डायरेक्टली चीजों को मेजर नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है, और यहाँ पर आप काउंटिंग नहीं कर सकते, मीन्स मैथमेटिकल चीजें आपकी यहाँ पर यूज नहीं होगी, ठीक है, ये हो जाएगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब सुनना मेरी बात को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सुंदरता का एग्जाम्पल लूं, ठीक है, क्या आप सुंदरता को डायरेक्टली मेजर कर सकते हो? क्या आप किसी चार्ट पे, ठीक है, आप पैरामीटर बना सकते हो सुंदरता का, कि ये 1% सुंदर है, या फिर ये 2%, या फिर 3 नंबर, या फिर 4 नंबर, या 5 नंबर, इस तरह से आप सुंदरता को मेजर कर सकते हो क्या? हाँ, आप यहाँ पर रैंक दे सकते हो कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट नंबर पे सपोज मान लो कि सुंदर है प्रियंका जी, ठीक है, सेकंड नंबर पे सपोज मान लो रचना जी, और थर्ड नंबर पे मान लो आपका सृष्टि जी, ठीक है। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अगर मैं सिंपली बात करूं तो ये हो जाएगा आपका क्वालिटेटिव टाइप, और पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव टाइप। इतना समझ आ गया, यस या नो? पैरामेट्रिक में आएगा जहां पर आप डायरेक्टली मेजर, जैसे कि मुझे अगर किसी के एज की बात करनी है तो हाँ मैं बता सकती हूँ 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4 ईयर, 5 ईयर है। किसी की अगर मुझे वेट की बात करनी है, मैं बता सकती हूँ 50 kg है, 60 kg है, 40 kg है, ठीक है, ये चीजें तो मैं बता सकती हूँ। बट अगर मुझे उसकी ऑनेस्टी की बात करनी हो कि वो कितना ऑनेस्ट है, तो क्या मैं डायरेक्टली नंबरिंग में मेजर कर सकती हूँ? मुझे बात करनी है कि वो कितना हैंडसम है, या कितना ब्यूटीफुल है, या कितना स्मार्ट है, या फिर वो कितना सेटिस्फाइड है, या फिर कितना नहीं सेटिस्फाइड है, ठीक है, या फिर वो कितना अमीर है, कितना गरीब है, ठीक है, क्या मैं इस चीजों को बता सकती हूँ डायरेक्टली?
यस या नो? तो जब हम पैरामीटर बनाएंगे तो पैरामीट्रिक टेस्ट आपका सिंपल है, जहां पर आपका क्या होगा कि क्वांटिटेटिव आ जाएगा, और जब क्वांटिटेटिव आ गया तो मीन्स आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, मीन्स आप काउंटिंग में मेजर कर सकते हो। बट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपका वो टेस्ट हो जाएगा जहां पर आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, काउंटिंग में मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि किसी की हैप्पीनेस, जैसे कि सैडनेस, जैसे कि ऑनेस्टी, जैसे कि सुंदरता किसी की, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। एग्जाम में अब एक और क्वेश्चन बनता है, प्लीज सुनना मेरी बात को ध्यान से, पेपर फर्स्ट है आपका तो आपको समझ नहीं आएगी चीजें, बट हाँ हल्का सा ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। ये जो होता है ना, ये मैंने बेल शेप जो कर्व बनाया है, ये होता है हमारा, इसका इसका जो नेम है इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पूछा जाता है पेपर 1 में भी, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पेपर 2 में मैं करवा चुकी हूँ। अब जो मान लो अगर मेरा जो कर्व है, ठीक है, वो जिसकी टेल, ये क्या है, टेल है ये, ठीक है, पूंछ जिसको बोलते हैं। अगर ये जो टेल है, ठीक है, ये एक ही साइड को ज्यादा है, ठीक है, मतलब ये रखो कि राइट साइड को ज्यादा है, लेफ्ट साइड को ज्यादा है, ठीक है, या फिर जो टेल है वो राइट साइड को ज्यादा है, ठीक है, तो ये इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्यूड, स्क्यूनेस। क्या बोलते हैं? स्क्यूनेस। अब सुनना प्लीज ध्यान से, जहां पे आपका मीन, मीडियन एंड मोड इक्वल होता है ना, जीरो होता है सपोज, वो हो जाता है मेरा मीन्स इक्वल जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये भी 50% कवर कर रहा है, ये भी टोटल, इसको 100% बोलो या फिर 1% बोलो, ये होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। स्क्यूनेस का क्या मतलब हो जाएगा कि जहां पे एक साइड तो 50% है, ठीक है, सॉरी एक साइड तो मान लो आपका 20% कवर कर रहा है और एक साइड 50% कवर कर रहा है, ठीक है, इस तरह से 80% कवर कर रहा है, ठीक है, या फिर एक साइड आपका 80% कवर कर रहा है और इस वाली साइड आपका कम ज्यादा कवर कर रहा है, ठीक है। स्क्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल अगर मैं बात करूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, मीन, मीडियन एंड जो आपका मोड है ना, ये नॉट इक्वल है, ये जीरो और ये नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल। इतना समझ पा रहे हो क्या कि एक ही तरफ को जो है क्या होती है, टेल जो है वो झुकी हुई है, या तो राइट साइड ज्यादा या फिर लेफ्ट साइड ज्यादा, वो होता है हमारा स्क्यूनेस। अब मैंने इतना सारा क्यों पढ़ाया आपको पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक में, जहां पर आपका डाटा जो होगा वो नॉन डिस्ट्रीब्यूट है। डाटा कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, ठीक है, डाटा नॉन डिस्ट्रीब्यूट है, वो हो जाएगा मेरा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। और जहां पर डाटा जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हो जाएगा मेरा पैरामीट्रिक टेस्ट। अब इतना प्लीज लिख लो पेपर 1 वाले, क्योंकि पेपर 2 वालों को तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, बट पेपर 1 वाले प्लीज इतना लिख लो, मीन मोड, मीन मीडियन एंड मोड जहां पर इक्वल हो जाएगा, जहां पर जीरो हो जाएगा, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है, ठीक है, उसकी जो रेंज है वो 1 होती है। 1 का मतलब है कि दोनों तरफ 50-50% ये कवर करता है। बट जो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये स्क्यूड हो जाएगा, या फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमें डाटा का नहीं पता कि वो डिस्ट्रीब्यूट है कि अनडिस्ट्रीब्यूट है, बट ज्यादातर यहाँ पे जो डाटा होगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मीन मोड मीडियन इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट सीख लो, स्क्यूनेस में पूछा जा सकता है पेपर 1 वालों से भी, क्योंकि अब एनटीए वाले कसर नहीं छोड़ते, पेपर 1 को भी निचोड़ देते हैं। एक होता है पॉजिटिव स्क्यूड, और एक होता है आपका नेगेटिव स्क्यूड। पॉजिटिव क्या मतलब हो जाएगा, जो आपका मीन है वो ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड, ठीक है, मोड को जी भी बोलते हैं। नेगेटिव हो जाएगा मीन इज लेस देन मीडियन एंड आपका मोड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको आ गया नॉट इक्वल तो हो जाएगा स्क्यूड, अगर आ गया जीरो या फिर इक्वल आ गया तो हो जाएगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में।
हाँ जी, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सबको? अब स्क्यूनेस और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और पैरामेट्रिक, ठीक है, ये हिंदी में भी ऐसा ही दिया है, तो अब मैं क्या बोल सकते हैं इसमें? देखो, पैरामेट्रिक परीक्षण परिभाषा ये करवा रही हूँ मैं, पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर का मतलब होता है जहाँ पे आप डायरेक्टली बता सकते हो किसी की एज, मीन्स किसी की उम्र जो है, ठीक है, वो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि हाँ इसकी उम्र 1 है, 2 साल का है, 3 साल का है, या फिर 4 साल का है, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा पैरामेट्रिक। ओके। नॉन पैरामेट्रिक वो हो जाएगा जहां पर हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। अब देखो, पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मात्रात्मक, और जो आपका नॉन पैरामेट्रिक है वो हो जाएगा आपका गुणात्मक। जैसे कि किसी की ऑनेस्टी, कोई ईमानदार है, कोई सुंदर है, तो आप उसको डायरेक्टली ग्राफ में नहीं बता सकते, पैरामीटर आप उसका नहीं बना सकते डायरेक्टली कि वो कितना सुंदर है या फिर वो कितना ऑनेस्ट है, मीन्स आप काउंटिंग नहीं कर सकते किसी की ऑनेस्टी की। इतना क्लियर है? तो जो आपका पैरामेट्रिक टेस्ट था, ये किस तरह का टेस्ट हो जाता है, मैंने बताया आपको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और ये था वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये है यहाँ पे मीन, मीडियन एंड मोड जो होता है वो आपका इक्वल हो जाता है, ठीक है, 0 हो जाता है। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जहां पर आपका मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ठीक है, उसको पॉजिटिव मीन स्क्यूनेस हो जाएगा। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है? तिरछा। स्क्यूनेस का मतलब होता है तिरछा, कि एक एक बराबर नहीं है, या तो इसकी जो टेल पूंछ है वो एक साइड लेफ्ट साइड ज्यादा है, या फिर जो इसकी पूंछ है वो राइट साइड ज्यादा है, स्क्यूनेस हो जाता है तिरछा। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट हो जाएगा जहां पर आपकी स्क्यूनेस आएगी, मीन्स जो डाटा होगा वो तिरछा होगा। आपको कुछ ही कर दूंगी आपकी 6 यूनिट्स की ना पीडीएफ अपलोड। अभी तो 2 ही क्लास हुई आज, वैसे मैं 3 क्लासेस के बाद पीडीएफ अपलोड करती हूँ, ठीक है। शिखा को क्या समझ नहीं आया? मैम स्क्यूनेस समझ नहीं आया। ओके, देखो, स्क्यूनेस जो है आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने बोला कि जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ना, ये इस तरह से बनता है, ये कर्व ही ऐसा है, ठीक है। ये जो कर्व है ये ऐसा ही है, मेरी थ्योरी नहीं बनाई है, ऑलरेडी गॉसिन जी ने बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे ये होता है एवरेज, ठीक है। ये 50% कवर करता है और ये भी 50% कवर करता है। इसको 2 भागों में डिवाइड करें तो मीन, मीडियन एंड मोड, यहाँ पे हो जाते हैं इक्वल, मीन्स ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, तीनों बराबर है। मीन मीडियन के बराबर है, मीडियन मोड के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे तीनों ही बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मीन में 15 नंबर आ रहा है, मीडियन में भी मेरा 15 ही आएगा और मोड में भी मेरा 15 ही आएगा, ठीक है, तीनों बराबर है। बट स्क्यूनेस जो होता है ना, वो होता है तिरछा। तिरछा का क्या मतलब है कि मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो एक दोनों 50-50% को कवर कर रहा है, दोनों सेम साइज है। बट ये हो जाएगा इस तरफ को, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा, इसकी ज्यादा टेल झुकी होगी लेफ्ट साइड को, या फिर हो जाएगा इस तरह को, ठीक है, ज्यादा टेल जो इसकी झुकी होगी, इसकी पूंछ झुकी होगी, वो झुकी होगी राइट साइड को। जो पॉजिटिव हो जाता है वो हो जाता है हमारा राइट साइड, ठीक है, राइट वर्ड वाला। और जो नेगेटिव हो जाता है वो हो जाता है हमारा लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। अभी समझ आ गया स्क्यूनेस क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। पॉजिटिव में क्या होता है शिखा जी? पॉजिटिव स्क्यूनेस वो बोला जाता है जहां पर जो मीन होता है ना, मीन की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन मीन ज्यादा बड़ी होती है मीडियन से, एंड मोड, ये, ठीक है, ये होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस। और नेगेटिव स्क्यूनेस वो हो जाता है जहां पे मीन इज लेस देन मीडियन एंड आपका मोड। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा नहीं पेपर 1 में पूछा जाता। इससे ज्यादा जो डिटेल में पूछा जाता है वो पूछा जाता है पेपर 2 में। क्लियर है इतना? अब हम वापिस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। बस मुझे इतना बताना था, स्क्यूनेस ज्यादातर कहाँ यूज होगा? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट है जहां पर जो आपका डाटा होता है वो कैसा होगा? गुणात्मक, मीन्स की क्वालिटेटिव डाटा, जिसको गुणात्मक बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ मैम, आ गया ना समझ? ओके, गुड। और आपका जो पैरामेट्रिक टेस्ट है इसको बोलते हैं मात्रात्मक। और कैसा होता है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा यहाँ पर। और एग्जाम्पल क्या दिया है मैंने आपको यहाँ पर? पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक हो जाएगा जैसे कि आपको किसी की सुंदरता,
ऑनेस्टी, सेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, इन चीजों के बारे में बताना है, ठीक है। तो वो किस टेस्ट का यूज करोगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे तो आप क्या दे सकते हो, रैंक दे सकते हो ना, फर्स्ट सेकंड रैंक का। एक और चीज सुन लो, जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होगा ना, हमने स्केल्स पढ़ा था, क्या किसी को याद है, टाइप्स ऑफ स्केल्स या फिर मेजरमेंट स्केल्स? क्या मुझे कोई बता सकता है कि जहां पे मैं क्वालिटेटिव डाटा की बात कर रही हूँ वहां पे कौन से स्केल यूज होंगे? क्लास आपकी 7 PM से ज्वाइन मीन 7 PM क्लास स्टार्ट कर दी थी, बट आपकी जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है वो मैंने स्टार्ट किया है 7:06 पे, 7:06 या 7:07 पे। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, क्वालिटेटिव में कौन से स्केल आएंगे, गुणात्मक में कौन से स्केल आएंगे, जल्दी से मुझे बताओ। 4 स्केल थे, ठीक है, ओके। ऑर्डिनल, हाँ जी ठीक है, और ओनली ऑर्डिनल था, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, यस वेरी गुड। तो जहां पर आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा वहां पर आपका कौन सा स्केल यूज होगा, नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल, ठीक है। नॉमिनल में क्या था, मेनली आपका नेम, कैटेगरीज, ओके, एट्रीब्यूट्स आ जाते थे नॉमिनल में। ऑर्डिनल में क्या आ जाता था आपका, मेनली रैंक, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारी क्लास में साहिमा जी है, ममता जी है, आस्था जी है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक दे दिया, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया आपका ये, ठीक है। और इसी तरह से अगर मान लो मैं बात करती हूँ आपकी पैरामेट्रिक टेस्ट की, तो मान लो मैंने इनका एज ग्रुप ले लिया कि आस्था की कितनी एज है, सृष्टि और साहिमा की कितनी एज है, वहां पे तो मैथमेटिकल तरीके से मैंने क्या काउंटिंग की प्रॉपर, ठीक है, डायरेक्टली मैं मेजर कर पाई, तो वो हो जाएगा आपका पैरामेट्रिक। यस वेरी गुड आस्था जी, पैरामेट्रिक में आपका इंटरवल स्केल आता है। ओके क्लियर है, गुड। इतनी सी बातें थी जिसके लिए मैंने आपको इतनी बड़ी स्टोरी बताई है, ठीक है। अब देखो इन स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी में पैरामेट्रिक परीक्षण एक प्रकार का परिकल्पना परीक्षण है, हाइपोथेसिस टेस्ट है, जो प्राथमिक मूल जनसंख्या के माध्यम से संबंध में रिकॉर्ड तैयार करने के लिए सामान्यकरण देता है, ठीक है। टी परीक्षण छात्रों के, अब यहाँ पे ना कुछ टाइप्स है पैरामेट्रिक टेस्ट के, देखो ये तो एज इट इज ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। अब टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट जो यूज होता है वो पैरामेट्रिक में होता है। काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट, एच टेस्ट, रैंक वाले, ठीक है, वो सारे के सारे आपके नॉन पैरामेट्रिक में यूज होते हैं। अब ये तो एज इट इज ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें पैरामेट्रिक की, टी परीक्षण छात्रों की, टी इसको टी स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अभी बताऊंगी कि आपका टी टेस्ट क्या है, जी टेस्ट क्या है, एफ टेस्ट क्या है, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट अभी हम पढ़ेंगे, सुन लीजिए प्लीज। जिसका उपयोग अक्सर उस मूल्यों में किया जाता है, टी सांख्यिकी परीक्षण अंतर्निहित परिकल्पना पर आधारित है जिसमें एक चर का सामान्य वितरण शामिल है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका सैंपल होता है, ठीक है, सैंपल्स लिए जाते हैं आपके टी टेस्ट में, एक होता है आपका पेयर्ड टी टेस्ट और एक होता है आपका अनपेयर्ड टी टेस्ट। मीन्स की यहाँ पे आश्रित चर और आपके कौन से होते थे, वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोलते हैं हिंदी में। इस मामले में माध्य ज्ञात होता है। अब यहाँ पे एक और चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि जो मीन होता है ना वो यहाँ पर पता होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट में मीन जो होता है, मीन इज नोन, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, या इसे ज्ञात माना जाता है। जनसंख्या से नमूना खोजने के लिए जनसंख्या भिन्नता की पहचान की जाती है, यह परिकल्पना की गई जनसंख्या में चिंता के चर का अनुमान अंतराल पैमाने का लगाया जाता है, ठीक है। तो मीन इज नोन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट देख लो एक बार, परिभाषा, गैर पैरामीट्रिक परीक्षण के लिए किसी जनसंख्या वितरण की आवश्यकता नहीं होती, जिसका अर्थ अलग अलग मापदंडों से होता है। यह एक प्रकार की परिकल्पना परीक्षण भी है जो अंतर्निहित परिकल्पना पर आधारित नहीं है। गैर पैरामीट्रिक परीक्षण के मामले में परीक्षण माध्यिका में अंतर पर आधारित होता है। जो आपका पैरामीट्रिक है वहां पे क्या होता है, मीन इज नोन, और जो आपका नॉन पैरामीट्रिक है वहां पे क्या यूज होगा, मीडियन। और आपको पता है जो मीडियन होता है हमारा, ये क्या हो जाता है, क्वालिटेटिव हो जाता है, और मीन जो होता है हमारा वो मैथमेटिकल होता है, क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। अतः इस प्रकार के परीक्षण को वितरण मुक्त परीक्षण भी कहा जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री भी कहा जाता है। ये वाला बता रही थी मैं आपको, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट बोला था ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्क्यूनेस हो जाती है, हमें नहीं पता डाटा, ठीक है,
हमें नहीं प्रॉपर पता होता है कि डाटा आपका स्क्यूड है, नॉर्मल है, बट ज्यादातर यहाँ पे जो डाटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो जाता है, ठीक है, स्क्यूनेस होता है यहाँ पे। परीक्षण चर नामात्र या क्रमिक स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल। द टेस्ट वेरिएबल डिटरमाइंड ऑन द नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल। इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉन मेट्रिक, द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज यूजुअली परफॉर्म्ड। नॉन मैट्रिक नहीं आएगा जहां तक मुझे लग रहा है, नॉन न्यूमेरिक आएगा यहाँ पे, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक आएगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। गैर मैट्रिक, हाँ मैट्रिक भी ठीक है, मैथमेटिकल चीजें यूज नहीं होती। अब ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अजम्पशंस क्या होती है पैरामेट्रिक टेस्ट में, अजम्पशंस होती हैं बट नॉन पैरामेट्रिक में नहीं होती। सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू जो होती है, अब सेंट्रल जो टेंडेंसी होती है इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड, ठीक है। मीन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है हार्मोनिक मीन और एक होता है जियोमेट्रिक मीन। तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, पेपर 2 में आता है, बस यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही समझ लो कि सेंट्रल टेंडेंसी में यूज होगी यहाँ पे जो वैल्यू, मीन वैल्यू यूज होगी पैरामेट्रिक में, और मीडियन वैल्यू यूज होगी नॉन पैरामेट्रिक में। मीडियन होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। मीडियन कैसा होता है, 1 2 3 4 5। अब मीडियन सपोज ये है हमारा 3, ठीक है, माध्य का ये ले लिया हमने, ओके। और जो मीन हो जाएगा, मीन कैसे निकलता है हमारा, हमेशा एवरेज से निकलता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इसकी काउंटिंग करूँ ये कितना है 15, 1 2 3 4 5, ये तो देखो सिंपल सा है एवरेज। आप डीआई तो पढ़ ही रहे होंगे आप लोग पेपर 1 में, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो 5 में से 15 गया कितना आता है, 3 वैल्यू आ गई, ओके। क्लियर है सबको इतना। कोरिलेशन क्या है यहाँ पे, कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन होता है पैरामेट्रिक में, नॉन पैरामेट्रिक में स्पेयर्समैन, स्पेयर्समैन ने कौन सा दिया था क्या, ओके, स्पेयर्समैन ने क्या दिया था, कोई मुझे बताएगा पेपर 2 वाला, स्पेयर्समैन ने कौन सा कोरिलेशन दिया है, जल्दी से मुझे बताओ। क्या क्लियर नहीं दिख रहा, स्पेयर्समैन ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, ये हिंदी में बता दिया मैंने, ये सारी चीजें जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ हिंदी में बता दी बस। ये पियर्सन एक थ्योरिस्ट का नाम है, पियर्सन, ठीक है। जैसे कि आपका नाम है स्पेयर्समैन, एक थ्योरिस्ट का नाम है जिन्होंने दी है कुछ चीजें, ठीक है। तो अब इसमें क्या, हिंदी में पियर्सन को हिंदी में भी पियर्सन ही बोलेंगे, हिंदी में भी पियर्सन ही बोलेंगे। अब आस्था को इंग्लिश में भी आस्था ही बोलेंगे, हिंदी में भी आस्था ही बोलेंगे, ठीक है। बाकी मीन और मीडियन वैल्यू मैंने बता दी है आपको अभी जब मैंने स्लाइड्स पढ़ी थी हिंदी वाली। पॉपुलेशन की जो, अब देखो पॉपुलेशन तो सिंपल है ना, सैम्पलिंग पढ़ा था क्या आप लोगों ने मुझसे, सैंपल में मेनली क्या होता था, जो हमारा पॉपुलेशन होता था उसमें से हम सैंपल लेते थे ना, ठीक है। रिक्वायर्स होती है पैरामेट्रिक टेस्ट में, जो पॉपुलेशन होती है वो पूरा पूरा पता होता है, ठीक है। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में डज नॉट रिक्वायरिंग, मींस पॉपुलेशन की नॉलेज नहीं होती नॉन पैरामेट्रिक में। क्यों नहीं होती, अब मुझे ये पता लगाना है कि कोरोना जो वायरस है, ठीक है, वो कितना है, किन किन लोगों को हुआ है पूरे वर्ल्ड में जाके, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वैसे अगर मुझे क्लास की सिर्फ एज का पता लगाना है तो मैं इजिली कर लूंगी। यूज फॉर इंटरवल डाटा होगा यहाँ पे मैथमेटिकल में, और आपका नॉन पैरामेट्रिक में नॉमिनल डाटा होगा, ये बता दिया आपको जब हमने टाइप्स ऑफ आपके स्केल्स पढ़े थे, मेजरमेंट स्केल। देखो ये सारी चीजें तो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक तभी आएगी अगर आपने मेरी रिसर्च की क्लास स्टार्टिंग से लगाई होगी। अगर आपने पढ़े होंगे मेजरमेंट स्केल्स, इंटरवल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ठीक है, सारे के सारे स्केल्स अगर आपने पढ़े होंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आपने मुझसे सैम्पलिंग पढ़ी होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ओके जी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी। तो यहाँ पर पैरामेट्रिक में वेरिएबल्स हो जाते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मेनली। और आपका नॉन पैरामेट्रिक में एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है कि जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। एट्रीब्यूट वो होते हैं जैसे कि मान लो किसी की ऑनेस्टी, ठीक है, तो हम नंबर्स में नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। किसी की सुंदरता, ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं जिसको हम कैटेगरी में बांट सकते हैं, लेकिन हम इनको नंबर में नहीं बांट सकते। अब एग्जाम्पल यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा मेनली कि आपके जो पैरामेट्रिक टेस्ट है वो जी टेस्ट है, टी टेस्ट और एफ टेस्ट है, ठीक है। एफ नहीं दिया यहाँ पे, मैं लिख लेती हूँ ताकि आप भूले ना, एफ टेस्ट यहाँ से एग्जाम है। और सिर्फ पेपर 1 में तो
इजी सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेपर 1 में यही पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट, और वहां पे आपको जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और का स्क्वायर दे दिया जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ABC। ठीक है, या फिर पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, वहां पर आपको पैरामीट्रिक टेस्ट के भी टाइप दे दिए जाएंगे, तो आपको उनको एलिमिनेट करना होगा और नॉन पैरामीट्रिक का लिखना होगा। कुरुकसल आपका वॉलिस मैन विटनी हो गया, ये आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हो गए। ठीक है जी, इतना क्लियर है सबको। चलिए अब नेक्स्ट, आज ही हम कवर कर लेंगे आपके टाइप्स ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हिंदी में भी इसको पैरामीटर ही लिखा गया है, ठीक है। टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, जी टेस्ट है। अब देखो अब हिंदी में क्या लिखूं मैं, ये तो अल्फाबेट है। टी को क्या बोलेंगे हिंदी में, बोल सकते हैं कुछ? एफ को क्या बोलेंगे हिंदी में, जी को क्या बोलेंगे हिंदी में, ये एज इट इज लर्न कर लेना। एनोवा टेस्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, टाइप्स ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके जी। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट एक तो वन सैंपल होता है, जहां पे सिर्फ जब हम पॉपुलेशन में से एक ही सैंपल ले रहे, ठीक है, पॉपुलेशन से एक ही सैंपल ले रहे, पैरामेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पर हमारा यूज होगा टी टेस्ट और जी टेस्ट, ठीक है, इसको जेड को जी टेस्ट भी बोला जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जहां पर 2 सैंपल होंगे, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, इंडिपेंडेंट सैंपल आपका, जैसे कि मान लो अनपेयर्ड बोलते हैं इसको, अनपेयर्ड, ठीक है, और पेयर्ड सैंपल, पेयर्ड टी टेस्ट और अनपेयर्ड, यहाँ पे 2 ग्रुप हो जाएंगे, टी टेस्ट और जी टेस्ट। अभी बताऊंगी आपको पेयर्ड क्या और अनपेयर्ड क्या विद एग्जांपल। नॉन पैरामेट्रिक में जहाँ पे 1 सैंपल हम लेंगे, वो हो जाएगा काई स्क्वायर, और आपका हो जाएगा रन्स टेस्ट, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, पॉइजन बाइनोमियल, ठीक है, ये आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, पेपर 2 वालों को डिटेल में करने की जरूरत है। आपको सिर्फ इतना भी पता हो कि टाइप्स ऑफ पैरामीट्रिक और टाइप्स ऑफ नॉन पैरामीट्रिक क्या है, और आपको पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक के मीनिंग भी पता हो तो हो जाएगा। ओके, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका टी टेस्ट। वट इज द मीनिंग ऑफ टी टेस्ट? फॉर एग्जाम्पल, यह एक अविभाज्य परिकल्पना परीक्षण है। अविभाज्य, ठीक है, इसे उन स्थितियों में लागू किया जाता है जब मानक विचलन ज्ञात नहीं होता है। और टी टेस्ट कब लागू होगा? जब जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, वो पता नहीं होता, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होता है, जो मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताया था ना, ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का, ठीक है, मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 68, ये एज इट इज है, ये है आपका रूल 68, 95 एंड 99, इंपेरिकल रूल है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब ये तो रूल्स है, जो रूल्स बने वो तो एज इट इज ऐसे फॉलो करने पड़ेंगे। 68 तब होता है जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो मीन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो 1 होता है, और 95 तब होता है जब मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड हो जाता है, ठीक है, और 99 तब होता है जब मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रूल है, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा एज इट इज। अब हिंदी का तरुण जी क्या करे, आज हिंदी का नामो निशान, अब देख लो आप। अब देखो, इसे उन स्थितियों में लागू किया जाता है जब मानक विचलन ज्ञात नहीं होता, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको मानक विचलन बोलते हैं हिंदी में। और मानक विचलन क्या हो जाएगा, जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जो इसका ये वाला एरिया कवर करता है ना, ये बेल शेप्ड है, ठीक है, ये वाला जो एरिया कवर करेगा ना, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। और नमूना आकार छोटा होता है। अब यहाँ पे जो सैंपल का साइज होता है ना, वो लेस देन 30 होता है। कितना होता है सैंपल का साइज? लेस देन 30 होता है। तो हमारा कौन सा टेस्ट यूज होगा? टी टेस्ट। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो टी टेस्ट में वहां पर लेस देन 30 होगा सैंपल का साइज, कि आपका मोर देन 30 होगा? आपका राइट आंसर होगा जो टी टेस्ट जब हम यूज करेंगे तो वहां पर जो मेरा सैंपल का साइज होगा वो लेस देन 30 होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, इसका उपयोग 2 आबादी के साधनों की तुलना करने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज टू कंपेयर मीन्स ऑफ 2 पॉपुलेशन। जो मीन्स होती है ना, ठीक है, और जो आपके 2 सैंपल होते हैं, ठीक है, उसके लिए किया जाता है। मीन्स ये और ये 2 सैंपल के लिए कौन सा? टी टेस्ट। और आपका सैंपल साइज क्या होगा? आपका हो जाएगा लेस देन 30 हो जाएगा सैंपल साइज, ठीक है, एन लेस देन 30।
T test is commonly used compared to Z test and explained below. Test statistics and assumptions for T test is mentioned one sample. Okay. एक नमूना परीक्षण के लिए टी परीक्षण के लिए परीक्षण आंकड़े और धारणा का उल्लेख किया जाता है। इसी प्रकार दो नमूना टी परीक्षण युग्मित टी परीक्षण मीन्स पेयर्ड को क्या बोलते हैं हम? युग्मित बोलते हैं। और आपका अनपेयर्ड को क्या बोलेंगे फिर? ये है आपका फॉर्मूला। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासकर पेपर 2 वालों से तो डेफिनेटली फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि स्टैटिस्टिकल का पोर्शन है और मैंने स्टैटिस्टिक्स में आपको बताया था पेपर 2 वालों कि फॉर्मूले बहुत बार पूछे जाते हैं। अजम्पशंस क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इज नॉट नोन। ये वाला ध्यान रखना, नॉट नोन होता है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट नोन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन टी टेस्ट में, तो आप करोगे नहीं, गलत है। ओके जी। ओहो शारदा जी, कोई बात नहीं, नोट्स डाल देंगे, आप प्लीज अपने बच्चे की टेक केयर करो, ठीक है, उनको देखो आप। हाँ तो प्लीज ध्यान से सुनना। अब देखो ये फॉर्मूला है आपका मीन और आपका ये म्यू, ये वाला कौन सा मीन हो जाता है? ये हो जाता है सैंपल का मीन, और ये वाला म्यू वाला कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है पॉपुलेशन का मीन, ठीक है। ओके तो अब तो सुनते रहो क्योंकि पेपर 2 का अभी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन का मीन को बोलते हैं म्यू, ठीक है। पॉपुलेशन का मीन जो होता है उसको म्यू बोलते हैं, और सैंपल का जो मीन होता है उसको एक्स बार बोलते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन आपका रूट एन, ठीक है। इतना क्लियर है। अब अगर मुझे सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना हो टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपका, सिंपल लैंग्वेज में बस आपको इतना याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका टी टेस्ट है या फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कौन सा है? पैरामीट्रिक। पहला क्वेश्चन ये बनेगा सबसे पहला। दूसरा क्वेश्चन बनेगा टी टेस्ट कब यूज होता है? जब आपका जो सैंपल साइज होता है वो लेस देन 30 होता है, ठीक है, तब आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन आपको बनेगा कि यहाँ पे कितने सैंपल होते हैं? आप बोलोगे 2 सैंपल होते हैं। फोर्थ बनेगा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो नोन होता है कि अननोन होता है? आप बोलोगे अननोन होता है। बस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है इतना सबको? अब हम बात हाँ एक और चीज, पेयर्ड टी टेस्ट होता है और आपका अनपेयर्ड होता है। पेयर्ड क्या हो जाता है? डिपेंडेंट हो जाता है, और अनपेयर्ड हो जाता है इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होगा? फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल है, ठीक है, दवाई है आपकी, यहाँ पे 2 ग्रुप बना दिए, एक 5 लोगों का ग्रुप है और एक और 5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, दोनों ग्रुप बना दिए। अब मैंने चेक करनी है पैरासीटामोल का असर, तो जो 5 लोग थे इनको मैंने दे दी 300 mg, ठीक है, पैरासीटामोल, और जो अलग जो दूसरा ग्रुप बनाया था 5 का इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इनको मैंने दे दी 600 mg पैरासीटामोल, ठीक है। अनपेयर्ड मतलब कि इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि जब हम एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। जो 5 लोगों को मैंने पैरासीटामोल दी वो थी 300 mg, और जो मैं अलग से 5 लोगों को सेकेंड ग्रुप को दी वो थी 600 mg। अगर मैं पेयर्ड की बात करूं तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। मान लो कि जो मैंने ग्रुप बनाया था, सपोज 10 लोगों का, 10 लोग थे, 5 5, ठीक है, ये भी 5 ये भी 5, दोनों को मैंने दे दी 600 mg 600 mg। बस फर्क क्या रखा? मॉर्निंग और इवनिंग में दी सेम, मॉर्निंग में दी 600 mg, इवनिंग में भी दी 600 mg, दोनों ग्रुप को। 5 लोगों को भी जो पहला ग्रुप था, दूसरे 5 लोगों को भी जो दूसरा ग्रुप था, तो वो हो जाएगा मेरा पेयर्ड, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो ये था टी टेस्ट में पेयर्ड और अनपेयर्ड, बस। ठीक है। क्या हुआ मनीषा जी? टी टेस्ट को हिंदी में भी टी टेस्ट ही बोलेंगे। बस टी टेस्ट में इतना याद रखो कि जो यहाँ पे नमूना लेते हैं ना वो 30 से कम लेते हैं। ये तो रूल्स बने हैं, ये आपको एज इट इज वैसे ही याद करने पड़ेंगे। और टी टेस्ट में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका हमें पता नहीं होता। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व का जो एरिया होता है ना, उसको बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके पेयर्ड रिपीट मैम, आप मेरा रिप्लाई ही नहीं दिए। प्रियंका का क्या मैसेज आया है? कॉमर्स में ओनली क्या है कि सारे का पेपर 2 में मैम, आपका ना मुझे समझ नहीं आया था कमेंट। यस मैम पेपर 2 वाले ध्यान से सुने, आपका प्रियंका समझ नहीं आया था मुझे। पेयर्ड, ओके पेयर्ड और अनपेयर्ड, हाँ ये मिल गया हमें। देखो
अनपेयर्ड, जो आपके वेरिएबल्स होंगे ना इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो मीन्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 लोगों का ग्रुप 1, 5 लोगों का ग्रुप 2। अब मैंने पैरासीटामोल की टेबलेट दी, 5 लोगों को दी 300 mg, और अलग से जो मेरे दूसरा ग्रुप था इसको दी 600 mg, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। ओके, ये हो गया अनपेयर्ड, इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने अलग दिया, यहाँ पे मैंने अलग दिया, mg का फर्क है ना, 300 और 600 mg का फर्क है। लेकिन अगर मैं पेयर्ड की बात करूंगी तो ये हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल 5 लोगों का ग्रुप 1 है, 5 लोगों का ग्रुप जो है वो सेकेंड ग्रुप है। इसको भी मैंने दी 600 mg, इसको भी मैंने दी 600 mg, मॉर्निंग एंड इवनिंग में सेम दे दी, ठीक है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। मैम पेपर 2 सारे सब्जेक्ट में आएगा ये सब क्वेश्चन या ओनली कॉमर्स में? नहीं नहीं, सारे सब्जेक्ट में नहीं आएगा हो प्रियंका जी, नहीं नहीं नहीं, सारे सब्जेक्ट में नहीं, ओनली कॉमर्स में और मैनेजमेंट में आएगा ये। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक सब में नहीं आएगा। बाकी इकोनॉमिक्स का मुझे पता नहीं है, बट हाँ आपको पता होगा फिर मुझसे ज्यादा, अगर आपने सिलेबस चेक किया, कॉमर्स में आएगा डेफिनेटली। इकोनॉमिक्स का मुझे पता नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी नहीं है, मतलब पेपर 2 वाली, अपने वाली तो पढ़ी है, माइक्रो पढ़ी है, मैक्रो नहीं पढ़ी है। इतना क्लियर है? ओके क्लियर है, ओके गुड। और फॉर्मूले पूछे जाते हैं, अब तो पेपर 1 में भी फॉर्मूले पूछे जा रहे, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के, जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं अब तो फॉर्मूले। पहले सिर्फ ओवरव्यू सा पूछा जाता था, लेकिन अब तो सब कुछ पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में भी है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, हाँ होगा फिर। रुको कुछ ही दिखाते हैं फॉर्मूला, किसका? टी टेस्ट का, ये टी टेस्ट का फॉर्मूला। 3-4 चीजें जो टी टेस्ट में याद रखनी, पहली बात तो ये पैरामीट्रिक है, दूसरी बात स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पर पता नहीं, अननोन है, तीसरी बात सैंपल का जो साइज है वो लेस देन 30 है, ठीक है। और इसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोला जाता है, ये भी याद रख लेना। रिसर्च सोशियोलॉजी में भी है, ओके ओके ठीक है, ठीक है, ओके गुड, फिर आपको हेल्पफुल हो जाएगा ना। अब हम बात करते हैं आपकी एफ टेस्ट की। जो आपका एफ टेस्ट है ना, ये भी क्या है आपका? पैरामीट्रिक। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, इट इज स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ओके, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस ऑफ टू नॉर्मल। टी टेस्ट में हम ज्यादातर क्या पता करते हैं? मीन। क्या पता करते हैं? मीन, सैंपल्स का मीन पता करते हैं टी टेस्ट में। लेकिन अगर हम एफ टेस्ट की बात करें तो एफ टेस्ट में हम क्या पता करते हैं? वेरिएंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये की वर्ड है, मीन वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाता है, ओके। अब देखो टू नॉर्मल पॉपुलेशन, यहाँ पे भी जो आपकी होती है ना सैंपल, वो आपके 2 ही सैंपल होते हैं, ठीक है। कितने सैंपल होते हैं? 2 ही सैंपल होते हैं। इट इज यूज टू कंपेयर टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस, द टेस्ट इज बेस्ड ऑन एफ डिस्ट्रीब्यूशन, भी इसको बोला जाता है अंडर नल हाइपोथेसिस, ठीक है। द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर एफ टेस्ट इज मेंशन, इट इज नोन एज वन वे एनोवा टेस्ट, इट इज यूज टू टेस्ट डिफरेंस इन 3 और मोर। जहां पे देखो एनोवा, ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हो जाएगा, एनोवा की फुल फॉर्म एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यहाँ पे 2 से ज्यादा जब हम सैंपल साइज लेते हैं, मोर देन 2, तो वो हो जाता है एनोवा, ओके। बस इतना सा है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना सा समझ लो। तो पेपर 1 में हिंदी वालों को पढ़ना नहीं पड़ेगा ये मैम, पढ़ना पड़ेगा, पेपर 1 वालों को भी पूछा जाता है ये एग्जाम में। मनीषा जी पढ़ना पड़ेगा, पेपर 1 वालों को पूछा जाता है ये, बट बहुत ही ज्यादा अगर डिटेल की बात करें तो पेपर 2 को पूछा जाता है। तो मैं आपको डिटेल में करवा रही हूँ, ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी तो क्या नुकसान हो जाएगा? हो सकता है पेपर 1 में, अब तो देखो जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला मैंने बताया, ये पेपर 1 में पूछा गया है। जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला टी टेस्ट वाला, ये पेपर 1 में पूछा गया है। बट मुझे ये लगता है कि एनडीए वाले अगर पूछेंगे तो कॉमर्स वाली शिफ्ट से पूछेंगे, जिनका पेपर 1 होगा इकोनॉमिक्स, या फिर जिनको पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा पेपर 2 में, वो पेपर 1 वालों से फिर बहुत ज्यादा डिटेल में पूछेंगे, जहां तक मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। क्योंकि एनटीए वालों को पता होगा कि पेपर 2 वालों ने तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, तो इसलिए पेपर 1 का भी कंपटीशन बढ़ जाएगा पेपर 2 की वजह से। आप लोग भी पढ़ लो डिटेल में, ओके ओके डन। अब हम बात करते हैं एफ टेस्ट।
कौन सा टेस्ट है, पहले तो टी टेस्ट और एफ टेस्ट कौन सा टेस्ट है, जल्दी से मुझे मैसेज कर दो, कमेंट कर दो। पैरामीट्रिक, पहले क्वेश्चन तो यही बनेंगे। जैसे कि हमने सैम्पलिंग पढ़ा था ना आपका, रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, पहला क्वेश्चन तो टाइप से ही बनता था, रैंडम सैम्पलिंग के टाइप बताओ, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप बताओ। अब हम बात करते हैं हिंदी में। यह एक सांख्यिकीय परीक्षण है। इसका उपयोग दो सामान्य आबादी के भिन्नताओं की समानता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दो जनसंख्या भिन्नताओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण एक वितरण शून्य परिकल्पना के तहत पर आधारित है। एंड एक परीक्षण के लिए परीक्षा आंकड़े का उल्लेख किया जाता है। इसे वन वे एनोवा परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पेपर 1 वालों। जो एनोवा है, एनोवा के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन थी ए टी टेस्ट, बी जी टेस्ट, सी एफ टेस्ट, डी कैस्केड टेस्ट। आपका राइट आंसर था कि एफ टेस्ट को एनोवा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कॉमर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा जाएगा, पेपर 1 में भी पूछा जाएगा, बट उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। बट अब पूछा भी जा सकता है, मीन्स मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि अब पेपर 1 में बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें पूछी जाती हैं। यस, एफ टेस्ट के रूप में एनोवा को भी जानते हैं। ठीक है, बट देखो, अगर मैं थोड़ी सी डिफरेंस की बात करूं, एफ टेस्ट और एनोवा क्या, एफ टेस्ट में हम 2 सैंपल लेते हैं बट करते वेरिएंस ही चेक है। एनोवा में हम मोर देन 2 सैंपल लेते, करते वेरिएंस ही चेक है, बस ये फर्क है। इसलिए इसको सम टाइम एनोवा से भी डिनोट किया जाता है। टी टेस्ट को स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। जी टेस्ट, हाँ, और एक चीज जो आपका एफ टेस्ट है, इसका फॉर्मूला देख लो। एफ टेस्ट में भी जो आपका सैंपल साइज होता है ना, वो लेस देन 30 होता है। ठीक है, एफ टेस्ट में भी सैंपल साइज लेस देन 30 होता है। एफ टेस्ट का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन आपका वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस है ये, जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में स्केयर लग गया, ये बन जाता है वेरिएंस S1, वेरिएंस S2 विद n is the sample estimate for, ठीक है, is the sample estimate, okay, ये वाला पूछा जा सकता है, वेरिएंस S1 एंड वेरिएंस आपका S2। ये S1 जो है ये सैंपल 1 और ये S2 जो है सैंपल 2 है ये। ठीक है, 2 सैंपल। हाँ, टी टेस्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होता। हाँ जी, ठीक है जी, ओके। अब हम बात करते हैं जी टेस्ट की। अब जी टेस्ट में पेपर 1 में तो सिर्फ आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया ना, वो इतना ही पूछा गया है, जो अभी तक मैंने जो सॉल्व किए PYQs, ठीक है, वो इतना ही पूछा गया था कि जो जी टेस्ट होता है वो पैरामीट्रिक है कि नॉन पैरामीट्रिक है। आंसर था पैरामीट्रिक। दूसरी चीज ये पूछी गई थी कि जो जी टेस्ट होता है उसमें जो सैंपल का साइज होता है वो ग्रेटर देन 30 होता है कि लेस देन 30 होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 30 होता है, बस। हाँ जी, लेस देन 30 होगा बोथ में। यस, एफ टेस्ट और टी टेस्ट में जो सैंपल का साइज हो जाएगा ना, नमूने का साइज, वो लेस देन 30 हो जाएगा जी। पेपर 1 वालों डिटेल में चीजों को पढ़ा करो, अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर पढ़ा रही हूँ तो आपकी नॉलेज इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज ही नहीं होने वाली है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो फॉर्मूला समझ नहीं आया, सृष्टि जी, फॉर्मूला जो S1 और S2 है, और जो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, वो साइन होता है वेरिएंस का। ये देखो, ये जो साइन होता है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो ऐसे वाला साइन होता है ना, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर लग जाता है ना ऊपर, तो इसको बोलते हैं वेरिएंस। ओके जी, क्लियर? हाँ जी, ग्रेटर देन 30 हो जाएगा, बस। इट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर टू पॉपुलेशन, यहाँ पे जो सैंपल साइज होगा यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 2 सैंपल लिए जाएंगे। एफ टेस्ट में भी 2 सैंपल है, टी टेस्ट में भी 2 सैंपल है। ओके, और एफ टेस्ट में वेरिएंस चेक होता है और टी टेस्ट में मीन चेक होता है मेनली, और आपका लेस देन 30 हो जाता है साइज। ठीक है, और एफ टेस्ट में एनोवा भी होता है। एनोवा होता है आपका मोर देन 2 सैंपल्स। नेक्स्ट देखिए, इट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर टू पॉपुलेशन मीन डिफरेंट। यहाँ पे भी 2 पॉपुलेशन है, वेरिएंस आर नोन।
यहाँ पे नोन हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड डेविएशन आर नोन, सैंपल साइजेस, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो जाएगा, जबकि टी टेस्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है। Z test depend on certain condition in order to reliable, hence it is less adaptable compared to T test। ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, Z test उतना ज्यादा यूज नहीं होता। अगर हम T test और Z test की बात करें, Z परीक्षण विश्वसनीय होने के लिए कुछ शर्तों पर निर्भर करता है, इसलिए यह T परीक्षण की तुलना में कम अनुकूलनीय है। Z test is preferable compared to T test when standard deviation value are available and known। यहाँ से पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है Z टेस्ट में, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि T टेस्ट में था स्टैंडर्ड डेविएशन नोन, कि आपका Z टेस्ट में था स्टैंडर्ड डेविएशन नोन। तो Z टेस्ट में नोन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड एग्जम्पशन फॉर Z टेस्ट इज मेंशन्ड फॉर वन सैंपल टेस्ट। बस इतना ही था इसका। तो ये थे जी हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके, अब नॉन पैरा, ये फॉर्मूला है Z टेस्ट का, मीन आपका वही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद नोन पॉपुलेशन, ठीक है, वन सैंपल Z टेस्ट। T टेस्ट की तरह ये फॉर्मूला इसका। अब देखो F टेस्ट कंपेयरिंग वेरिएंसेस ऑफ टू सैंपल, 3 और मोर हो जाएगा आपका एनोवा। T टेस्ट कंपेयरिंग मीन टू अ वैल्यू, ये मीन है, ये वेरिएंस है, और मीन्स ऑफ टू सैंपल। Z टेस्ट सैंपल सेम एज T टेस्ट बट फॉर लार्ज सैंपल। ग्रेटर लेस देन 30 स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन, और आपका ग्रेटर देन 30 स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, और 3 और मोर आपका हो जाएगा क्या, वेरिएंसेस, या फिर सैंपल 1 2 3 सैंपल, ठीक है। मोर देन 2 सैंपल जब हो जाएंगे तो F टेस्ट का यूज करेंगे। क्लियर है इतना सबको? ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पेपर 1 के लिए, इससे बाहर नहीं क्वेश्चन बनेगा। और एक ये वाला कि पैरामीट्रिक टेस्ट है बस। अब आता है आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। का स्क्वायर टेस्ट होता है, इसको डिग्री टू फ्रीडम भी बोला जाता है, और इसको गुडनेस ऑफ फिट भी बोला जाता है। जल्दी जल्दी से करवा लेते हैं। नॉन पैरामीट्रिक है, ये इसका फॉर्मूला है ऑब्जर्व फॉर एक्सपेक्टेंसी अपॉन आपका एक्सपेक्टेंसी, और ये होता है आपका सिग्मा बोलते हैं इसको, ठीक है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ का स्क्वायर टेस्ट के, 3 मेन टाइप है। टेस्ट ऑफ गुडनेस फिट इसको बोला जाता है, इंडिपेंडेंस बोला जाता है, टेस्ट फॉर होमोजेनिटी बोला जाता है, और आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोला जाता है, ठीक है। तो ज्यादा इसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि इतना ज्यादा पूछा नहीं जाना पेपर 1 वालों। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला पूछा जा सकता है पेपर 1 में, पेपर 2 में भी। R-1 एंड कॉलम, ये R होती है रो और C होता है कॉलम -1, ठीक है। मैन विटनी यू टेस्ट आपका है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। मैन विटनी यू टेस्ट इज यूज टू कंपेयर द कॉन्टिन्यूस आउटकम इन 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। यहाँ पे कैसे सैंपल होते हैं, 2 होते हैं, बट कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। वो मैन विटनी या यू टेस्ट होता है। कुरु यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर देन 2 होते हैं सैंपल, ठीक है। और एनोवा का किसका अल्टरनेट है, ये एनोवा का अल्टरनेटिव है, और एक्सटेंशन किसका है, ये यू टेस्ट का एक्सटेंशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 सैंपल होंगे, मोर देन 2 सैंपल, तो एनोवा में भी तो मोर देन 2 सैंपल थे, तो उसका अल्टरनेटिव है ये आपका कोरो, और इसको एच टेस्ट भी बोला जाता है, नॉन पैरामीट्रिक है, और एक्सटेंशन है किसका, इससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, यू टेस्ट का एक्सटेंशन है, ठीक है। अगर आपके 2 इंडिपेंडेंट सैंपल लिए जा रहे हैं तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, मैन विटनी यू टेस्ट। लेकिन अगर आपका मोर देन 2 इंडिपेंडेंट सैंपल लिए जा रहे हैं, वो हो जाएगा आपका कुर्स्कल वालिस टेस्ट, जिसको एच टेस्ट भी बोला जाता है। बस क्लियर है जी आपको इतना, ठीक है। बाकी अब हम कल करेंगे, सैंपल नंबर 2 से ज्यादा होते हैं एफ टेस्ट में। हाँ जी ममता जी, एनोवा बोल देते हैं उसको फिर। जी टेस्ट का फॉर्मूला वही वैसा ही जैसे टी टेस्ट का, बाकी एक बार चेक कर लेना। और पेपर 2 वालों डिटेल में पढ़ लो पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। हाँ जी, ये सब नॉन पैरामीट्रिक थे शिखा जी, सब का स्क्वायर, कोरुकिसल आपका, और मैन विटनी यू टेस्ट, ये आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब होता है, का स्क्वायर का मतलब हो जाता है आपका यहाँ पर ना गुडनेस ऑफ फिट को चेक किया जाता है, ठीक है, और आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम को चेक किया जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेंसी, एक मिनट, ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड डाटा जो होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका का स्क्वायर।
का स्क्वायर प्रशिक्षित और अपेक्षित डाटा के बीच अंतर निर्धारित करने के लिए एक सांख्यिकीय प्रयोग किया है। इस परीक्षण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है कि यह हमारे डाटा में श्रेणीबद्ध चर से संबंधित है या नहीं। इसे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि क्या दो श्रेणीगत चरों के बीच अंतर संयोग के कारण है या उनके बीच कोई संबंध है। तो जो हमारे पास दो वेरिएबल है, ठीक है, उनके बीच में कोई संबंध है या फिर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ईमानदारी होती है, नहीं, लिटरेसी फॉर एग्जाम्पल एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है या फिर नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, का स्क्वायर टेस्ट हो जाएगा। ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड डाटा। कुरुक्षल का मतलब होता है आस्था जी, जब हम मोर देन 2 इंडिपेंडेंट सैंपल को लेते हैं ना, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका कुरुक्षल। एक्सटेंशन है ये आपका, मीन्स एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, बड़ा। जैसे हम बोलते हैं ना एक्सटेंड कर दी, डेट एक्सटेंड कर दी, मीन्स बढ़ा दी। तो मैन विटनी से बड़ा है ये, एक्सटेंड। और एनोवा के क्या है, ये एक तरह का अल्टरनेटिव है। एनोवा में भी 3 सैंपल यूज हो रहे थे, कुरुक्षल में भी 3 सैंपल यूज हो रहे हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या फिर गुडनेस ऑफ फिट है वो किस में आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा का स्क्वायर में आता है। या फिर जो आपका होमोजेनिटी वाला है, इंटरडिपेंडेंस वाला है, ठीक है। और या फिर फॉर्मूला पूछा जा सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ब्रैकेट शुरू आपका r-1 रो है r, ठीक है। वैसे यहाँ पे दिया है r इज द नंबर ऑफ रो एंड सी इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। गुडनेस ऑफ फिट होता है जब आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो चीजें। इंडिपेंडेंस हो जाता है डेज वेयर टू कैटेगरिकल वेरिएबल आर रिलेटेड टू ईच अदर। का स्क्वायर को इसको एक्स स्क्वायर से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके जी, ठीक है। तो ये आपके नॉन पैरामीट्रिक थे। अब पैरामीट्रिक टेस्ट अगर पूछेगा एग्जामिनर, क्या आंसर है, टी टेस्ट, सी टेस्ट, एफ टेस्ट, बहुत ईजी है। नॉन पैरामीट्रिक पूछेगा का स्क्वायर, मैनविटिन, क्रुस्केल, ठीक है। टेबल, ये लो जी टेबल। कल हो गया बस पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हो गया। अब कल हम करेंगे आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। पी वैल्यू, वो चीजें करेंगे, देखते हैं क्या क्या करेंगे कल हम पेपर 2 में। उसके बाद है रिसर्च एरर और रिव्यूज करने, रिव्यू। फिर आपका हो गया रिसर्च एप्टीट्यूड, नहीं उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स है, SAS वाला है, SAAS वाला है, ठीक है। वो करने 3 क्लासें रहती है बाकी। कॉमर्स और जिनको भी पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पेपर 2 में प्लीज डिटेल में पढ़ लेना और अच्छे से, ठीक है। आपके पास बुक्स होंगी मास्टर्स की, बीकॉम की, ठीक है, तो देख लेना और अच्छे से पढ़ लेना इन सारे के सारे टेस्ट को। ओके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। अब आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, ज्वाइन कर लो। और पेपर 1 वालों के लिए इतना इनफ है, जितना आज मैंने पढ़ाया इनफ है। मतलब इनफ क्या मैं बोलूँ कि हाँ मैंने और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ाई है चीजें। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।